जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एसजे कोचिंग क्लासेस में। आप सभी लोगों को पता है इस समय यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 चल रहा है। तो आपको मैं बता दूं, मैंने पिछले कुछ वीडियो हाई स्कूल के हिंदी के एग्जाम पर बनाए हैं और मैथ पे बनाए हैं, जिसपे कि काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए मैंने पुनः साइंस की तैयारी के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज तैयार की है, जिसमें मैंने आज आपके सामने पहली सीरीज रखी है, जिसमें मैंने आपके लिए 20 बहुविकल्पी प्रश्न रखे हैं। इससे पहले मैं ये भी बता दूं, ये मैंने 20 बहुविकल्पी प्रश्न वही रखे हैं जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछते चले आ रहे हैं। तो मैंने उन सभी को एक साथ तैयार कर लिया है और 20 प्रश्नों की एक सीरीज बनाई है। तो आज मैं आपको बताऊं पहले उन 20 प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें, टाइम मिलेगा आपको 3 आवर 15 मिनट का, यानी 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में, जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं। सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। तो पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण है, इसके फोकस पर एक वस्तु रखी गई है, तो इसका जो प्रतिबिंब यानी परछाई बनेगी वो कहां पर बनेगी? वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर, या फिर ध्रुव पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अवतल दर्पण होता है, अगर इसके फोकस पर कोई वस्तु रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। कहां बनेगा दोस्तों? तो अनंत पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही जवाब हो जाएगा। और साथ ही साथ बता दूं, इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं और देखिए प्रश्न संख्या यहां पर 2 क्या दी हुई है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 जो दी हुई है, प्रश्न संख्या 2, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। जो माध्यम है इनमें से न्यूनतम प्रकाश की चाल किसमें होगी? तो मैं आपको बता दूं, निर्वात में प्रकाश की चाल अत्यधिक एवं जो सबसे कठोर पदार्थ होता है उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल की बात कर रहा है तो हीरा में, जल में, कांच में, या केरोसिन, केरोसिन बोले तो मिट्टी के तेल में। तो यहाँ पर जो हीरा है ये सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, हीरा में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ठीक ना? कैसी होती है? हीरा में प्रकाश की चाल न्यूनतम और निर्वात में सर्वाधिक होती है। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 मैंने आप सभी लोगों के सामने रखा है। 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। ये 5 ओम तार है, कोई प्रतिरोध मान लीजिए, और उसको मैंने 5 बराबर बराबर टुकड़ों में काट लिया है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना होगा? ये बहुविकल्पी प्रश्नों में कई बार पूछा गया है और 2022 में भी यह प्रश्न आया हुआ था। ठीक है ना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। 5 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध यानी कि आर जो होगा वो आपका 1 ओम हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है वैद्युत शक्ति का मात्रक है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन वाट, तीसरा ऑप्शन एम्पियर और चौथा ऑप्शन ओम। तो देखिए दोस्तों, विद्युत जो शक्ति होती है यानी जो पी होता है उसकी मात्रक जो होता है वो आपका वाट होता है। वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है, और प्रतिरोध का मात्रक कई बार पूछा भी गया है, इसीलिए मैंने इन चारों ऑप्शनों को एक साथ सजा दिया है। तो विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत शक्ति का वाट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रोपेनॉल है C2H5O, C3H6O, C4H8O या C3H5O। तो दोस्तों प्रोपेनॉल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C3H6O, C3H6O हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मैंने आपके लिए क्या रखा है जो कि पिछले वर्ष पूछा भी गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछता है धातु है। पहला ऑप्शन है बी यानी कि बोरान, Li यानी कि लिथियम, Si यानी कि सिलिकॉन, C फॉर कार्बन। तो इसमें से 4 में से कार्बन या बोरान या लिथियम सिलिकॉन धातु क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये बी जो दिया है ये बोरान, ये उपधातु है आपकी। क्या है दोस्तों? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिसमें आपकी याद रहे, आपको याद रहे, ये आपकी उपधातु है। तो क्या हो जाएगा? उपधातु है यह तो भाई।
तो लिथियम जो है ये आपकी धातु है, क्या है, ये आपकी धातु है और ये पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु है। कैसी? सबसे हल्की होती है। अगर पूछे आपसे सबसे हल्की में कौन सी होगी धातु, तो सबसे हल्की आपकी हो जाएगी लिथियम। तो लिथियम एक धातु है। सिलिकॉन, और अगर कार्बन की बात करें तो सिलिकॉन जो है दोस्तों इसमें उपधातु है। उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु, उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। और कार्बन भाई सभी लोगों को पता है कार्बन एक अधातु है, ठीक है ना, कार्बन एक अधातु है। तो आपका सही जवाब जो दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है और इस प्रश्न के अनुसार भी धातु है लिथियम। यहाँ डॉट 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 दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो डॉट 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 दिया है, ठंडे तनु अम्ल में हाइड्रोजन गैस बनाता है, सिलिका बनाता है या कॉपर बनाता है या जिंक बनाता है या कार्बन। यदि जिंक को हम ठंडे तनु अम्ल में मिलाएं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक। क्या हो जाएगा दोस्तों? जिंक। अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो दोस्तों इसमें बताना है मानव में गुणसूत्रों की संख्या। तो देख लीजिए दोस्तों इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में 42, 44, 46 और 48। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 46, यानी कि 23 जोड़ी कहें या कहें मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो ये आपके 8 प्रश्न हो गए, 12 बाकी के प्रश्न और भी देखते हैं आगे। 9वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी इसका भाग है, डिंब वाहिनी विभाग है। जो शुक्रवाहिका होती है ये मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं होती है। शुक्रवाहिका जो होती है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरआर। जो आरआर टाइप के जीन होते हैं वो शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करते हैं। ये भाई सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछे हुए प्रश्न मैंने कराया, आपका टाइम मैंने वेस्ट नहीं कराया है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन या जल का संवहन या भोजन का संवहन या अमीनो अम्ल का संवहन। तो मैं आपको एक ट्रिक छोटी सी बता दूं, जाइलम, अगर जाइलम को ध्यान से देखें तो उसमें जल का नाम आ रहा है, तो ये जल का संवहन करता है, तो ये जल का संवहन करता है। पादपों में जाइलम का कार्य ये जल का संवहन करता है। यहां पर अगर फ्लोएम होता तो वह भोजन का संवहन करता है। दोस्तों क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है? मतलब रासायनिक परिवर्तन कहां पर हो रहा है? तो लोहे में जंग लगना, विद्युत बल्ब का जलना, मोम का पिघलना या पदार्थ का चुंबकन। ये लोहे में जंग लगना है दोस्तों, ये लोहे में जंग लगना ये आपका हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन है। और ये बाकी तीनों जो है विद्युत बल्ब का, मोम का पिघलना, पदार्थ का चुंबकन, ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। जब तक हम विद्युत बल्ब को लाइट से न कनेक्ट करें तब तक इसमें करंट नहीं आएगा और ये विद्युत का बल्ब नहीं जलेगा। मोम में भी अगर भौतिक क्रिया ना कराए नहीं होगा, पदार्थ का चुंबकन पास पास ना लाए नहीं होगा। तो इसी प्रकार लोहे में लेकिन जो जंग लगना है ऑक्सीजन के रूप में आकर यह जब आती है तो इसमें क्रिया हो जाती है और ये लोहे में जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दही का जमना है यह भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, दिया हुआ है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जो लेड सल्फेट होता है इसको PbSO4 कहते हैं। Pb से लेड होता है, SO4 को SO4 मिला के आपका सल्फेट बनता है। तो आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल क्वाइज होता है, ये आपको याद रखना है, PbNO3 और यहाँ पर 2। ये आपका इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, PbNO3 और लास्ट में 2।
अगला प्रश्न है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? तो दोस्तों तो आपको यह भी प्रश्न एकदम अच्छे से याद रखना है। वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो दोस्तों हीरा का होता है। अगर हीरे के अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। 4 प्रश्न बचे हैं, ये भी दिया हुआ है। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष है आपको और आप अपने चश्मा बनवाना चाहते हैं तो उसमें किस प्रकार का लेंस या दर्पण लगेगा? अवतल लेंस या अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि में अगर होता तो आपका उत्तल हो जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक हमेशा सदैव समांतर होती है। एक दूसरे से समान दूरी पर जो होता है उसी को समांतर कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आपने इस वीडियो को अभी तक पूरा नहीं देखा है और अगर किसी को सेंड नहीं किया अपने चाहने वालों के कि उसके भी अधिक अंक आ जाएं तो उसके भेज जरूर दीजिएगा। और यदि आप हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, उत्सर्जन में या पाचन में या पोषण में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों यह एक रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो ये आपको एकदम याद रखना है। और हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? उत्सर्जन में नहीं होगा, पाचन तंत्र में भी नहीं होगा, पोषण से इसका कोई मतलब नहीं। श्वसन में हीमोग्लोबिन जो होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक ना। तो दोस्तों अगला प्रश्न और आज का जो अंतिम प्रश्न है 20 प्रश्नों की सीरीज में आप सभी लोगों के सामने आ चुका है चर्मदाह या पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 या विटामिन B12। विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी भाई? तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, फंक ने की थी। विटामिन की खोज फंक ने की थी। जल में घुलनशील विटामिन, जल में अघुलनशील विटामिन ये पूछे जाते हैं। और आप सभी लोगों के लिए आज 2 मैं प्रश्न दूंगा। तो दोस्तों यहाँ हो गया फंक ने खोज की थी। क्या लिखे दे रहे हैं? फंक ने खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। यह प्रश्न के जवाब आप सभी लोग देंगे। इस प्रश्न का जवाब तभी मुझे पता चलेगा कि आप सभी लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। चर्मदाह या पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, B2, B5 या B12। तो दोस्तों यदि आपको ये जो मैंने प्रश्न कराए हैं यदि इंपॉर्टेंट लगे हैं तो एक बार अच्छे से इसको नोट कीजिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा। और प्रतिदिन मैं आपको जब तक एग्जाम साइंस का नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको 20 प्रश्नों की सीरीज कराता रहूंगा और वही प्रश्न कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुविकल्पी के साथ साथ मैं आपको 2 नंबर के, 4 नंबर के और जो आपकी क्वेश्चन आंसर इसमें जो पूछे जाते हैं जिसको हम शुद्ध भाषा में, फिजिक्स की भाषा में, साइंस की भाषा में न्यूमेरिकल कहते हैं, उनको भी मैं आपके साथ कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं उसको भी कराता रहूंगा और प्रतिदिन मैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा। और इस चीज की गारंटी लेता हूं आने वाले में जो 4-5 समय है उसमें 100-120 में क्वेश्चन कराऊंगा और 100 से 120 प्रश्न आपको याद कराकर मानूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के जो प्रश्न है 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, चाहने वालों को आज भेजिएगा, अपनी रफ में एक बार नोट कीजिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये महत्वपूर्ण था कि नहीं। जब पेपर हो जाएगा उसके बाद मिलाइएगा आकर इसमें क्या मिलता है। और सभी बच्चों के लिए कहना है टाइम को वेस्ट नहीं करना है और हौसला बनाकर अब पढ़ाई करनी, क्योंकि अब समय हमारे पास बहुत कम है। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है, 27 फरवरी को साइंस का पेपर है और अपनी क्लास से ज्यादा प्रश्न तैयार करने हैं। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा और थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।